दोस्तों, जैसा कि हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट थ्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि हमें बताना है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजिनेशन एंड रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स के बारे में बताना है और हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन फैट्स एंड ऑयल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं फैट और ऑयल होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैट और ऑयल के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप अगर फैट या ऑयल्स दोनों में से किसी भी एक के डिफ्रेंशिएट को अगर याद कर लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप दूसरे को लिख सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि हमने लिखा है फैट जो होता है हमारा एनिमल से मिलता है, तो वहीं ऑयल जो होती है हमारे प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, हमारा फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, लेकिन ऑयल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड मीन्स क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा? कंटेन नहीं करेगा, लेकिन ऑयल क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को कंटेन करेंगे। फैट क्या होते हैं? वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऑयल जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं देन फैट्स। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है? फैट जो होते हैं मेल्ट होते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो किसी भी स्टेबिलिटी को अगर हमें रिड्यूस करना है तो उसमें हमें ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, तो वही हम लोग यहाँ पे हाई टेम्परेचर देते हैं। वही अगर ऑयल की बात करें तो ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ये बहुत ही लो होती है। ऑयल्स क्या होती है? मेल्टेड एट लो टेम्परेचर। फैट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन हमारा ऑयल जो होता है कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि ऑलिक एसिड हो गए, और इसमें एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो एस्टेरिक एसिड हो जाएंगे। फैट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन लिक्विड होते हैं हमारे ऑयल। ठीक है, अब हम लोग जो रिएक्शन देखने वाले थे वो देखने वाले हैं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो किसी भी फैट या ऑयल का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, किसके प्रेजेंट में? तो बेस के, तो वो जो रिएक्शन होगा वो हमें ये सोप देगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सोपनिफिकेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोपनिफिकेशन किसे कहा जाता है। तो जब भी हम फैट या ऑयल्स का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे किसके प्रेजेंट में? तो बेस के प्रेजेंट में, तो वो हमें सोप देगा, और इसी सोप को कहा जाता है सोपनिफिकेशन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ऑयल या फैट है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग NaOH, ये क्या हमारा बेस है, तो इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो ये हमें क्या रिएक्शन में दे रहा है? ग्लिसरॉल, और दे रहा है हमें सोप। तो ये जो सोप है इसी को लाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सोपनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन करना। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल क्या है? ट्राइग्लिसराइड का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जैसे कि ऑलिक एसिड। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड ऑफ फैटी एसिड होते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या थे? ऑलिक एसिड थे। तो यहाँ जो हाइड्रोजिनेशन होने वाला है यहाँ पे भी क्या हो रही है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। मीन्स इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें कि सिंगल बॉन्ड कंटेन होते हैं। तो जो हाइड्रोजिनेशन होते हैं, जैसे कि हम ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए होंगे? हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं। तो ये जो होगा लिक्विड रहता है, पता है आप सभी को कि ऑयल जो होते हैं लिक्विड होते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंट में जब हम इसे हीट करेंगे हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन के साथ, तो हमें फैट्स देगा। तो ये फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है? जैसे कि लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है? हाइड्रोजिनेशन के द्वारा हो रही है। जैसे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो हमारा ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स है, इसका हम लोग हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं निकल के प्रेजेंट में, और इसमें क्या हम लोग करते हैं? लो प्रेशर पे क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजन एट लो प्रेशर। हाई प्रेशर नहीं देना, हमें लो प्रेशर करना है। और इसमें क्या होंगे? ये जो डबल बॉन्ड कार्बन ये जो बॉन्ड होंगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और इस जगह पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। और इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कि हार्डनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑयल्स फैट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजिनेशन किया जाता है किस लिए? ताकि हम लोग मैन्युफैक्चर कर सके वेजिटेबल घी का, जो जिसे कि हम लोग डालडा भी कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करके हम लोग वेजिटेबल घी बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब होता क्या है।
तो इस केस में क्या होगी कि हाइड्रोजन, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, तो हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है और ब्रेक डाउन भी हो रहा है, किसका, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। तो वही लिखा हुआ है कि इट मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन होना और क्या हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो जो कि फैट या वाइल होगी, ठीक है, उसमें H2 किसके साथ, CuCr2O4 के साथ हाई टेम्परेचर में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, डैट मीन्स हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाएंगे, तो हमें ग्लिसरॉल प्लस अल्कोहल मिलेगा। तो वही ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राईप्लेमिटीन का हम लोग रिएक्शन 6H2 CuCr2O4 के प्रेजेंट में करवा रहे हैं, तो हमें ग्लिसरॉल प्लस अल्कोहल मिल रहा है। रैंसिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस हो जाना या फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाना। तो जो हमारा फ्रेश फैट्स या वाइल होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है और न्यूट्रल होता है इन रिएक्शन में, जब इसका रैंसिडिफिकेशन नहीं हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हमारा ये फैट या वाइल मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा, एक्सपोज्ड होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का एक्शन होने लगेगा उस प्रोडक्ट पे, और वो क्या, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस फैट या वाइल को ऑक्सीडाइज कर देंगे या तो हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे, किस में, अल्डिहाइड में, कीटोन्स में या एसिड्स में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए वो रैंसिडिफिकेशन नहीं होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड या ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस फैट या वाइल में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाता है फैट या वाइल को। द मोस्ट आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो होता है गार्लिक एसिड और इसका स्टर्स, जो भी गार्लिक एसिड के स्टर्स होते हैं उनका यूज हम लोग करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी इज कॉमनली जो होती है डिडक्ट किए जाते हैं कैरलिस टेस्ट के द्वारा। यही टेस्ट होती है ऐसे जो मुझे बताते हैं कि ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी हुई है या नहीं हुई है। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखने वाले हैं कि सोफनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू और आयोडीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और RM रिचर्ड मिशेल वैल्यू को हम लोग कैसे सिग्निफिकेंस करते हैं, ठीक है। तो जो हम वैल्यू को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो सोफनिफिकेशन वैल्यू डिफाइन होता है जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है, किस लिए, तो ये 1 ग्राम ऑफ फैट या वाइल को सोफनिफाई करने के लिए। तो इसकी प्रिंसिपल की बात करें हम लोग, तो माना हमारे पास एक नोन क्वांटिटी ऑफ फैट और वाइल है, इसमें हम लोग क्या किया, अल्कोहलिक KOH का एडिशन किए और 30 मिनट के लिए छोड़ दिए। तो अब हम लोग ये टाइट्रेट करेंगे कि जो हम लोग अल्कली का यूज किए हैं इस फैट या वाइल में, वो कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक KOH हम लोग यूज कर चुके हैं और कितना इस रिएक्शंस में बच चुका है। तो टाइट्रेट के द्वारा हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि अल्कली हम लोग कितना यूज हुआ है और कितना अनयूज हुआ है, किसके साथ, तो HCl सोल्यूशन एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम लोग HCl सोल्यूशन को लेंगे। प्रोसीड्यूर की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 ग्राम सैंपल लेंगे, किसकी, फैट या वाइल की ले लो, किस में रखेंगे, कोनिकल फ्लास्क। फिर इसमें हम लोग 25 ml अल्कोहलिक KOH का एडिशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, और जो हमारा अल्कोहलिक KOH होगा इसकी नॉर्मलिटी हमें कितनी रखनी है, 0.5 नॉर्मलिटी रखनी है, और ऐड कर रहे हैं 25 ml, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो 2 ग्राम है इसमें कितने ml हमें लग जाएंगे इसको सोफनिफाई करने में, इसलिए हम लोग 25 ml एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। अब जो सोल्यूशन रेडी हुआ है उस सोल्यूशन को हम लोग बॉयल करेंगे वाटर बाथ पे, कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए, और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 ml फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करेगा कि कब टाइट्रेट करते वक्त कि वो उसकी अमाउंट कितने हम लोग लिए हैं और यूज हो चुके हैं। और इसका टाइट्रेट एक्सेस KOH के साथ करवा रहे हैं जिसकी नॉर्मलिटी 0.5 है एंड HCl सोल्यूशन है। फार्मूला की बात करें तो सोफनिफिकेशन वैल्यू की फार्मूला क्या होती है, B - A × N × 56.1 अपॉन M। जो हमारा B है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ KOH जो हमने रिक्वायर्ड किया है ब्लैंक ml, जैसे कि हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ KOH लिया है वो B है। A क्या है कि जितना हमें सैंपल के लिए यूज हो चुके हैं वो A है। N क्या है, हमारा नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड KOH सोल्यूशन है और ये तो 56.1, और M क्या है, हमारा वेट ऑफ सैंपल दैट इज फैट या वाइल, जो कि हम लोग ग्राम में लिए, 2 ग्राम जो हमने लिया था, ये 2 ग्राम हमारा M है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सोफनिफिकेशन वैल्यू है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके, ये मॉलिकुलर वेट के। ईस्टर वैल्यू की बात करें तो ईस्टर वैल्यू जो होती है डिफाइन होती है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH नेसेसरी होती है क्या करने में, टू कंबाइन विथ फैटी एसिड विच आर इन कम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल इन 1 ग्राम ऑफ फैट्स। ईस्टर वैल्यू हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ईस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। इसमें क्या है, फैटी एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो रहा है तो हमें क्या दे रही है, ईस्टर। अब ये ईस्टर जब 0.1 नॉर्मल KOH के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमें पोटासियम एसीटेट देगी। आयोडीन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मेजरमेंट करते हैं। किसी भी फैट या ऑयल में कितने नंबर ऑफ डिग्री मीन्स कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आयोडीन वैल्यू क्या होती है, ये जैसे कि हम 100 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल लिए तो इससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने मीन्स इस बॉन्ड पे कितने ग्राम ऑफ आयोडीन लग जाएगा, उसका हम लोग फाइंड आउट आयोडीन वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारा एक पाई बॉन्ड है, 2 और 3 पाई बॉन्ड है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इसमें हमारा 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल एडिशन होंगे। ये डबल बॉन्ड हटकर यहाँ पे क्या लग जाएंगे, आयोडीन यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे आ जाएगा। अगर हम सेकेंड वाले में केस में देखें तो इसमें हमारा पाई बॉन्ड 1 2 3 4 और 5 है। तो इस केस में हमें कितना आयोडीन चाहिए होगा, 5। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ आयोडीन जितना हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो हमें रे प्रोडक्ट में है, जो हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना हमें आयोडीन रिक्वायर्ड होगा। अब हम लोग RM वैल्यू जिसे कि रिचर्ड मिशेल भी कहा जाता है, इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें ये वैल्यू दिया था। इस केस में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.n नॉर्मल KOH सोल्यूशन का रिक्वायर्ड होता है, क्यों, न्यूट्रलाइज करने में जो हमारा 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। जैसे कि हमने 5 ग्राम फैट लिया, उसे हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो ये फैट क्या हो रही है, वेपर में कन्वर्ट होगी। इस वेपर में क्या होगी, फैटी एसिड प्रेजेंट होगी। तो इस फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हमें KOH सोल्यूशन लग जाएगा, और ये KOH सोल्यूशन कितने नॉर्मल का होना चाहिए, 0.1 नॉर्मल का। तो जितना भी हमें KOH का सोल्यूशन इस फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में लगता है वही हमारा RM वैल्यू होता है। और इससे एक और चीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है, फैट हो या ऑयल हो, इसकी वोलेटाइल नेचर क्या है वो हम लोग RM वैल्यू के द्वारा निकालते हैं। RM वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसे कि बटर की होती है 20, कोकोनट ऑयल 80 और कॉटन सीड ऑयल की जो होती है RM वैल्यू वो लेस देन ऑयल होती है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगी, लेस देन 1 भी होगी।